तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भाग 1 पढ़ा था, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ था। लेकिन आज है भाग 2। तो भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता के बारे में। और जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक संविधान में दिया हुआ है। और जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन। नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन देश से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। और अगर बात करें भारत में नागरिकता किस तरीके की है, तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि राज्य की नागरिकता अलग लो और देश की नागरिकता अलग लो। अर्थात देश की नागरिकता ले लो तो इसका मतलब ये है कि वो एकल नागरिकता है। अमेरिका की तरह नहीं, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तो वहाँ पे क्या प्रावधान होता है कि देश की नागरिकता तो लेनी ही लेनी है और बाकी जिस राज्य में वो व्यक्ति रह रहा है वहाँ की भी नागरिकता लेनी है। तो भारत में ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में वो रह रहा है वहाँ की भी नागरिकता लेनी होती हो। भारत में सिर्फ देश की नागरिकता लेनी होती है। जैसे कि भारत के नागरिक सभी कैसे हैं, भारतीय हैं। तो भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। और नागरिकता किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से। अब अगर हम बात करें कि नागरिकता का क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है नागरिकता का, तो हम समझते हैं। देखिए, कोई भी देश है, अगर हम बात करें भारत देश की, तो हर किसी देश में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो नागरिक और दूसरे विदेशी। कोई भी देश हो उसमें 2 तरीके के नागरिक होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, नागरिक और विदेशी। अगर हम बात करें नागरिक की, तो नागरिक कौन से होते हैं, जिन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो नागरिक हैं संपूर्ण अधिकार तो प्राप्त होते ही हैं, और ये जितने भी सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं वो भी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो नागरिक हैं ये बोल सकते हैं कि वे उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। और जो विदेशी हैं वो उस देश के पूर्ण सदस्य नहीं होते। किसके, अब हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो सारा भारत देश के बारे में ही पढ़ेंगे। विदेशी भारत देश के पूर्ण सदस्य नहीं होते और इन्हें पूर्ण राजनीतिक और जो अधिकार अलग दिए हुए हैं वो प्राप्त नहीं होते। यानी कि सिविल और राजनीतिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। अब अगर हम बात करें कि जो विदेशी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विदेशी कुल प्रकार बांटे हुए हैं 2। कौन कौन से, एक तो विदेशी मित्र और दूसरे विदेशी शत्रु। विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। अब अगर हम बात करें कि विदेशी मित्र कौन से होते हैं, तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत देश के साथ अच्छे संबंध होते हैं, यानी कि सकारात्मक संबंध होते हैं, वो विदेशी मित्र होते हैं। और जिन विदेशी शत्रु की बात करें तो विदेशी शत्रु वो कहे जाते हैं जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं होते या जिनके साथ युद्ध चल रहा होता है। और जो विदेशी शत्रु होते हैं इन्हें विदेशी मित्र से कम अधिकार प्राप्त होते हैं और ये नज़रबंद रखे जाते हैं अनुच्छेद 22 के तहत, और इन्हें शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि नागरिक और विदेशी
इन दोनों में अंतर क्या है, नागरिक में क्या अंतर है तो विदेशियों में क्या अंतर है। तो इनमें ये बात याद रखनी है कि जो नागरिक हैं इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। अगर हम बात करें कि जो विशेष अधिकार हैं नागरिकों को दिए हुए हैं वे कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। अब लिखा क्या हुआ है इन अनुच्छेदों में, जैसे अनुच्छेद 15 है तो अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है कि धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन विदेशियों से किया जाएगा। तो ये विशेष अधिकार है अनुच्छेद 15 नागरिकों को जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब बात करें अनुच्छेद 16 में क्या है, उसमें दिया हुआ है अवसर की समानता, यानी कि किसी भी पद पर जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में सभी को अवसर की समानता है, लेकिन ये अधिकार विदेशियों को लागू नहीं होता। विदेशियों को किसी भी पद पर जाने की अनुमति नहीं है भारत में। अब बात करें अनुच्छेद 19 के बारे में, तो 19 में दिया हुआ है स्वतंत्रता के बारे में, जैसे कि कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता भारत में, कोई भी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता बिना हथियारों के, और कहीं किसी भी राज्य में व्यापार करने की और बसने की अनुमति सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। तो ये भी आर्टिकल 19 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें संस्कृति और शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और क्या प्राप्त है विशेष अधिकार, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। और मतदान करने का अधिकार किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को, ना कि विदेशियों को। और जितने भी सार्वजनिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को, ये जितने भी पद हैं इन पर जाने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों का है, ना कि विदेशियों का। तो अभी क्या पढ़ा, इसका अर्थ क्या है नागरिक का और इसका महत्व क्या है, कौन से विशेष अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा संवैधानिक उपबंध के बारे में। संवैधानिक उपबंध क्या क्या है कि अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक जितने भी प्रावधान हैं वो संविधान के प्रारंभ पर, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर बनाए गए थे। अब अगर हम बात करें संवैधानिक उपबंध के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में क्या संविधान में उपबंध किए गए हैं, तो उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम पे नागरिकता के बारे में कोई विस्तृत और स्थायी प्रबंध नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उसी टाइम पर जो लोग भारत में आएंगे पाकिस्तान से, उसके बारे में ये प्रबंध किया था कि उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद आएगा तो संविधान के पास उत्तर नहीं था कि उसको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। लेकिन उन्होंने, जो संविधान बनाने वाली सभा है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नागरिकता के बारे में प्रावधान संसद कर सकती है, यानी कि संसद कोई भी कानून बना सकती है। नागरिकता के बारे में सभी पावर्स संसद को दी हुई थी। तो उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर देखते हैं कि क्या कंडीशन थी, किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी, और इन्हें हम अनुच्छेद के तहत पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 के बारे में, तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, संविधान के
प्रारंभ पर नागरिकता की प्राप्ति। अब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की प्राप्ति के लिए भी कंडीशन थी। जैसे अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। किस में लिया हुआ था? जो अनुच्छेद 5 था। और दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है और उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि उसके माता या पिता उनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसके बाद अगर उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ तो उसमें कंडीशन थी कि अगर जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसा कि मदर टेरेसा के साथ हुआ था। मदर टेरेसा भारत में संविधान लागू होने से बहुत वर्ष पहले से रह रही थी, तो उन्हें संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक ही माना गया। तो क्या कंडीशन थी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की प्राप्ति में? किसके तहत पढ़ा हमने? अनुच्छेद 5 के तहत 2-3 शर्त थी कि या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ और भारत से बाहर हुआ है तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ है तो क्या कंडीशन थी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 5 में। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 के बारे में, अनुच्छेद जो 6 है उसमें क्या दिया हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। उसके लिए क्या कंडीशन थी? देखिए, उसके लिए कंडीशन पहली तो ये मस्ट है कि उसके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। मतलब जब तक भारत और पाकिस्तान बटे नहीं थे उस टाइम से पहले माता पिता या दादा दादी पैदा हुए हैं। और इसके साथ भी 2 कंडीशन थी। क्या? देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ अनुच्छेद 6 के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके लिए कंडीशन पहली ये है कि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और इसके लिए भी 2 शर्तें थी। पहली क्या थी कि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो। कौन सी डेट थी? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो उसे पहले भारत में 6 महीने रहना होगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अनुच्छेद 6 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आता है तो उसके लिए कंडीशन है वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, हालांकि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और फिर भी उसके बाद 2 कंडीशन अगर वो पूरी करता हो। पहली क्या कि वो व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, या अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है या 19 जुलाई 1948 को भारत आता है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने भारत में रहना होगा। और एक बात याद रखना, नोट करके, कि ये कंडीशन सिर्फ
26 जनवरी 1950 तक की हैं, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम तक की कंडीशन है। अगर वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आता है तो संविधान के पास कोई उत्तर नहीं है कि उसे नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 7 की तरफ। अनुच्छेद 7, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चला गया पाकिस्तान और फिर बाद में लौटकर वो भारत ही आ जाए, तो उसे भारत की नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी? उसे सिर्फ सीधा सीधा लिखा हुआ है 6 महीने भारत में रहना होगा और रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 7 में। क्या दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है और वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसे 6 महीने भारत में रहना होगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अब आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 के बारे में, और याद रखना ये भी कंडीशन तब के लिए है जब तक संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अगर उसके बाद कोई व्यक्ति आता है भारत में तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उसे किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। इसमें लिखा हुआ है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया हुआ है कि उनको नागरिकता किस तरीके से मिलेगी। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 8 में। उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि उसके माता पिता जो हैं उनका जन्म भारत में हुआ हो, और दूसरी बात क्या है कि उन्हें 1 वर्ष के अंदर या जो जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में, मतलब हर किसी देश में इंडियन एम्बेसी होती है, तो उस इंडियन एम्बेसी या भारतीय दूतावास में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता या भारत का नागरिक समझा जाएगा या भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये पढ़े थे 5, 6, 7, 8, ये 4 अनुच्छेद पढ़े हैं। इन चारों अनुच्छेदों का महत्व तब तक था जब तक संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद इनका कोई महत्व नहीं था, ये सिर्फ उसी टाइम पर लागू थे और उसी टाइम पर इनका महत्व था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्या था अनुच्छेद 9 में कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत देश की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी और उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब अगर बात करें अनुच्छेद 10 के बारे में, तो अनुच्छेद 10 में क्या दिया हुआ है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक उस संसद ने जो कानून बनाया है उसे मानने के लिए मना कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा। संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो लागू होगा प्रत्येक नागरिक पर। ये है अनुच्छेद 10 में। अब देखिए इसके बाद पढ़ते हैं जो इसका अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 11 और इसी के आधार पर पूरी नागरिकता का प्रावधान टिका हुआ है। देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि संसद को
ये अधिकार है कि वो नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है। क्या अधिकार है संसद को? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर भाग 2 में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था कि अगर संविधान लागू होने के बाद कोई व्यक्ति भारत में आएगा तो उसे नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। लेकिन संसद को अनुच्छेद 11 के तहत ये पावर मिली कि कोई भी वो कानून बना सकती है, और इसी के आधार पर, अनुच्छेद 11 के आधार पर ही जो हमारी संसद है उसने 1955 में नागरिकता से संबंधित एक कानून बनाया जिसे नाम दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या था वो? नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये प्रावधान करता है कि किस तरीके से जो नागरिकता है वो प्राप्त की जाएगी और किस तरीके से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। ये सभी प्रावधान किए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब देखिए, इसे टाइम पर संशोधित भी किया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 को, वो हम इससे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा, जो 1955 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इन्होंने 5 तरीके बताए नागरिकता को प्राप्त करने के। कौन कौन से थे वो तरीके? नंबर 1 कि जन्म के आधार पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, वंश के आधार पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, या पंजीकरण का दूसरा नाम क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। और नंबर 4, देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, और देशीयकरण का मतलब प्राकृतिक रूप से। नंबर 5, क्षेत्र समावष्टि के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें नंबर 1 के बारे में कि जन्म से नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, 1955 के अधिनियम में ये लिखा हुआ था कि जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या दिया हुआ था? 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और क्या थी दूसरी डेट? 1 जुलाई 1947 के पहले। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 के पहले हुआ है भारत में तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये दिया हुआ था 1955 के अधिनियम में। लेकिन अब इस बात को देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। ये तो गलत है, क्योंकि अगर मान के चलो जो पर्यटक हैं, महिला पर्यटक हैं, वो घूमने आई हैं और उस टाइम पर किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये गलत है। अभी 1 मिनट, ठीक है। तो वो गलत बात है। अगर मान के चलो विदेशी राजदूत हैं और विदेशी राजदूत हैं, उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो वो क्या भारत के नागरिक माने जाएंगे? गलत बात है बिल्कुल, वो भी भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए इसमें संशोधन किया गया। कब? 1986 में। 1986 में ये संशोधन किया गया कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है
कि माता या पिता, माता या पिता इनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। 1986 में क्या संशोधन किया कि अब ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पर ही भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तो है ही कंडीशन कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन माता या पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ है तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर कुछ संशोधन और किया सन 2003 में। अब सन 2003 में क्या संशोधन किया कि वो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 2003 में बताया कि माता या पिता इनमें से माता या पिता या तो ये दोनों भारत के नागरिक हों, या फिर ऐसी कंडीशन दी उन्होंने कि या तो माता भारत की नागरिक हो या पिता भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसमें सिर्फ ये जोड़ दिया गया, प्लस में सिर्फ ये जोड़ दिया गया कि अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि अगर माता भारतीय है तो पिता अवैध प्रवासी ना हो, और अगर पिता भारतीय है तो माता अवैध प्रवासी ना हो। ये किस में जोड़ा? सन 2003 के अधिनियम में, जो कब से प्रभावी हुआ? ये 2003 का जो अधिनियम था ये 3 दिसंबर 2004 से लागू हुआ या प्रभावी हुआ। तो देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है या 1 जुलाई 1947 के पहले हुआ है। ये अधिनियम 1955 के तहत था, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया सन 1986 में, और संशोधन में क्या बताया गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का हो। लेकिन फिर दोबारा संशोधन किया गया 2003 में, उसमें बताया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो ये था जन्म के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। अब दूसरा प्रकार क्या था? तो दूसरा था वंश के आधार पर। अब देखिए, जो वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति के बारे में क्या प्रावधान है। 1955 के अधिनियम में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है तब वो नागरिक भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कैसे? अगर उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म, माता या पिता में से 1955 के अधिनियम में था कि माता या पिता में से पिता का जन्म या जो पिता है वो भारत का नागरिक हो। देखो, दोबारा बता रहा हूँ, वंश के आधार पर नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जाएगी। 1955 के अधिनियम में ये दिया हुआ था कि जब वंश के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं तब। लेकिन इसको संशोधित किया गया और 1992 में ये संशोधित किया गया कि अब पिता नहीं, माता या पिता कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा जिस लड़के का जन्म हुआ है। अब इसके बाद जो अधिनियम था इसे भी संशोधित किया गया। देखिए, 1992 में संशोधन किया, फिर इसके बाद 2003 में संशोधन किया। इसमें क्या और जोड़ दिया कि माता या पिता में से तो कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 वर्ष के भीतर। जिस भी वो जैसे कि मान के चलो किसी दूसरे देश में है तो उस देश में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 वर्ष के भीतर, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लस में एक कंडीशन और जोड़ दी गई कि 1 वर्ष के अंदर उसे भारतीय दूतावास में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये था वंश के आधार पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पंजीकरण के आधार पर, जन्म से पढ़ा, वंश के आधार पर पढ़ा, पंजीकरण यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अब मान के चलो कि कोई विदेशी नागरिक है
और वो भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है, तो जो विदेशी नागरिक है उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ये याद रखना है, 7 वर्ष तक इसके लिए कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। बाय रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल जाएगी। और किसको मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से? जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो भारत से बाहर निवास कर रहा है किसी भी उद्देश्य से, या तो पढ़ाई कर रहा हो या किसी बिजनेस के सिलसिले में हो, अगर वो भारत से बाहर है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे नागरिकता मिल जाएगी। और किसका मिल सकती है? जो भारत के नाबालिग बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए पंजीकरण के बाद देशीकरण। अब देशीयकरण के आधार पर जो नागरिकता है वो कैसे मिलेगी? देशीकरण का मतलब प्राकृतिक रूप से, कि कोई अगर विदेशी भारत में आकर बस जाता है तो उसे किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। अब मान के चलिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में आता है तो उसके लिए नागरिकता मिल सकती है, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि जिस देश से वो नागरिक आया है उस देश में भी भारत वालों को नागरिकता मिल जाए उस देश की, तब उसे उस देश की नागरिकता, मतलब अपने देश की हम नागरिकता दे सकते हैं देशीकरण के तरीके से। अब अगर जो व्यक्ति दूसरे देश से आया है उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा दी गई हैं उनमें से एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, तभी उसे देशीकरण के माध्यम से जो भारत की नागरिकता है वो मिल सकती है। अब देखिए लास्ट प्रकार बचा 5वां, चौथा हमने पढ़ लिया देशीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता मिलेगी। अब 5वां है क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि, देखिए क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी कि सपोज मान के चलो कोई क्षेत्र भारत के क्षेत्र में जुड़ा, तो जो क्षेत्र भारत के क्षेत्र में जुड़ेगा भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों को ऑटोमेटिक ही नागरिकता भारतीय दे देगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे 1954 में फ्रांस से छीना था। पांडिचेरी को 1954 में फ्रांस से छीना था, लेकिन 1962 में जब भारत सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे वो ऑटोमेटिक ही भारतीय नागरिक बन गए। तो वो किस विधि से बने थे? क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो याद रखना है ये 5 तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही नागरिकता को त्याग करने के भी 3 तरीके दिए। इन्होंने क्या बताया कि नागरिकता को 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है। नंबर 1 में क्या है नागरिकता को त्यागने का तरीका? स्वैच्छिक त्याग, अपनी इच्छा से कोई त्यागना चाह रहा है। नंबर 2 क्या है? बर्खास्त। और नंबर 3 क्या है? वंचित करने से। इन 3 तरीके से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है 1955 के अधिनियम के तहत, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करने से। अब देखिए स्वैच्छिक त्याग क्या है? अपनी इच्छा से अगर कोई व्यक्ति घोषणा करता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता तो वो भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो अल्पवयस्क, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो भी भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर उन बच्चों की उम्र 18 वर्ष होगी, 18 वर्ष बाद वो प्रार्थना पत्र देकर पुनः अपनी नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वैच्छिक त्याग यह है, अपनी इच्छा से कोई त्यागना चाहता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। बर्खास्तगी यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तब भारत सरकार उसकी भारतीय नागरिकता को स्वतः ही बर्खास्त कर देगी। और तीसरी कंडीशन क्या है? वंचित करने से। वंचित करने का मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक ऐसा कार्य करता है जो संविधान के विपरीत हो या संविधान का वो अनादर करता हो, तब भी भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। और क्या कंडीशन है कि अगर
मान के चलो किसी दूसरे देश में वो 7 वर्ष तक रह रहा हो, तब भी उसको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर देगी। और अगर उसने युद्ध में किसी अपने भारत के शत्रु का साथ दिया है, तब भी भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। तो ये कंडीशन है नागरिकता को त्यागने की, जो 1955 के अधिनियम में दी गई थी। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसे समय समय पर संशोधित भी किया गया। 1955 का जो अधिनियम था, इसे संशोधित किया गया पहले 1986 में, उसके बाद 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में। तो इस प्रकार नागरिकता अधिनियम को बार बार संशोधित किया गया। कब कब? 1955 वाला जो अधिनियम था उसे संशोधित किया गया 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। अब देखिए, जो 1955 का अधिनियम था, इसके बारे में हम अभी जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर जब पढ़ा था, हमने 1986 और 1992 इनमें क्या संशोधन हुए थे वो सब पढ़ लिया। पढ़ा तो 2003 के बारे में भी था, लेकिन अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में। देखिए, विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधित है इन तीनों संशोधन से, 2003, 2005 और 2015। अब अगर हम बात करें कि 2003 में क्या संशोधन हुआ था, 2003 में संशोधन हुआ था कि जो भी, ध्यान से सुनना, 2003 में क्या संशोधन हुआ था, जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अगर वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, सीधी सी बात है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तो दूसरे देश में ही रहेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति जो दूसरे देश में हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। वो प्रावधान किया गया 2003 में, लेकिन ऐसे सिर्फ 16 देश थे उस टाइम पर 2003 के अधिनियम में। यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि इस सिस्टम को बोला गया PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन थी। देखिए, ऐसे कितने देश थे? 16 देश ऐसे थे। इनमें 2 देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 देश ऐसे थे जिनमें जो विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2005 में, जो 2005 में संशोधन किया, उसमें क्या सिस्टम दिया इन्होंने कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उन्हें भी विदेश की मतलब भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, विदेश में रहने के साथ साथ अपने देश की भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें जो सिस्टम किया, जो 16 देश थे उनको ख़त्म कर दिया और सभी देशों के नागरिकों को, सभी देश की कोई विदेशी मतलब कोई भारतीय नागरिक किसी भी देश में रह रहा हो, सिर्फ इन 2 देशों को छोड़कर, यहाँ भी कौन से थे? पाकिस्तान व बांग्लादेश। इन 2 देशों को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर और सभी देशों में रहने वाले नागरिकों को, जो भारत के जन्मे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसे नाम दिया गया OCI, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब 2015 का जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया कि इन दोनों को मिला दिया गया। जो 2003 में जोड़ा गया था PIO, इसको, और 2005 में जोड़ा गया था OCI, इन दोनों को मिला दिया गया और एक नया नाम दिया विदेशी भारतीय नागरिक
कार्ड धारक, कार्ड होल्डर, ये नाम दिया गया, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। अब इसका मतलब क्या है कि जिसके पास भी ये है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, वो भारत का भी नागरिक है और जिस देश में वो रह रहा है उस देश का भी नागरिक है। तो ये था भारत के संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में था। इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़े। नागरिकता का पहले अर्थ और महत्व पढ़ा, फिर अनुच्छेद पढ़े। उसके बाद हमने जो अधिनियम 1955 था उसमें नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके पढ़े, त्यागने के तरीके पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए, किस वर्ष किए गए। तो अब इससे बाद की वीडियो में भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।